हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मैथ का पेडागोजी, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको 15 में 15 नंबर लाने की गारंटी है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। क्योंकि आपका कंटेंट पूछता है 15 नंबर का मैथ में और 15 नंबर का आपका पेडागोजी पूछता है, 30 नंबर का पूछेगा मैथ से 1 to 5 के लिए। तो ये पूरा इम्पोर्टेंट है। और 6 to 8 के लिए भी जो मैथ पूछेगा, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन मैथ के कंटेंट से पूछता है और 20 क्वेश्चन मैथ और साइंस का पेडागोजी पूछता है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। अगर इससे पहले भी मैंने 5 लेक्चर और ऑलरेडी जो है डाल चुका हूँ, तो वो भी आप 5 लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद आज जो है ना एडमिट कार्ड भी दे दिया है, तो आप जाके अपना चेक कर सकते हैं कि एडमिट कार्ड जो है ना आपका आया है कि नहीं आया है। आपको सिटी एस्टिमेशन जो है ना दे दिया गया है कि कौन सी सिटी में आपका जो है ना एग्ज़ाम है और कितना तारीख को एग्ज़ाम है। जिसका जो है ना एग्ज़ाम नज़दीक में है उसी का दिया है, तो आज से ये चीज़ें स्टार्ट है, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं आपका जो है ना इसका लिंक पिन कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं आज के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, निदानात्मक और उपचारात्मक। ये सभी जो है ना आपको पेडागोजी के अंदर आएगा, जो इसमें 5 सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट के पेडागोजी में आएगा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। हम समझते हैं कि निदानात्मक शिक्षण है क्या। तो निदानात्मक शिक्षण की बात करें, इसका मतलब होता है टेस्ट, यानी कि पता लगाना, टेस्ट करना, ठीक है। ये दोनों जो है निदानात्मक और उपचारात्मक, दोनों का दोनों जो वर्ड आया है वो मेडिकल विभाग से आया है। जैसे अब समझते हैं निदान का क्या मतलब है। निदान शब्द मूलतः चिकित्सा के क्षेत्र से डायग्नोस्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कमियों का पता लगाना। गणित जो है, शिक्षक छात्रों को गणित के अध्ययन में क्या क्या कठिनाई है, इसके बाद क्या क्या कठिनाई है और कहाँ गलतियाँ करते हैं, किस प्रकार की गलतियाँ करते हैं और क्यों करते हैं आदि का पता लगाने के लिए निदानात्मक प्रशिक्षण करते हैं। निदान का अर्थ है जानना या पता लगाना। या शिक्षक पहले निदानात्मक परीक्षण द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान करते हैं, तदुपरांत उसे अपने व्यक्तिगत कठिनाइयों का मुक्त करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं निदानात्मक का मतलब है कठिनाइयों का पता लगाना, और उपचारात्मक का शिक्षण मतलब है कि उपचार करना, उसको दूर करना, उस कठिनाइयों को। इसके बाद इसमें कुछ साइंटिस्ट ने जो है ना अपना कुछ मत दिया है, तो आप कह सकते हैं जैसे योकम सिम्पसन्स जो हैं, इन्होंने बोला है उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। ये आप भी कह सकते हैं। अगर आप उस समय जो है रहते तो आप भी बोल सकते थे। तो सिंपल है, पहले जो है ना आपका निदान होगा, फिर उपचार होगा। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य विश्लेषण न करना, ना कि आकलन करना है। मुझे क्या है, निदान का मतलब है विश्लेषण करना, आकलन करना नहीं होता। आकलन करना थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में आता है, इसलिए हम कह सकते हैं आकलन नहीं, मेरा विश्लेषण करना मतलब है। निदानात्मक परीक्षण गुणात्मक होता है, न कि मात्रात्मक होता है। कहने का अर्थ है हम उसका क्वालिटी देखते हैं, न कि हम क्वांटिटी देखते हैं, तो हम गुण देखते हैं उसका निदानात्मक में। इसके बाद निदानात्मक परीक्षण की प्रकार की बात किया जाए तो 2 तरीके का हो सकता है। एक है शैक्षिक निदानात्मक परीक्षण, जिसमें हम कहेंगे एजुकेशनल डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। दूसरा है शारीरिक निदानात्मक परीक्षण, जिसमें फिजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं, अब देखते हैं निदानात्मक। अब ये समझ लेते हैं शैक्षणिक क्या हो सकता है। शैक्षणिक मान लीजिए कि जिसको पढ़ाई में नहीं मन लगता है या पढ़ाई में कमज़ोर है। शारीरिक में हो सकता है शारीरिक किसी लक्षण के कारण या कोई विकलांगता के कारण। ऐसे आजकल उसे दिव्यांगता नाम दिया गया है। तो अब इसमें पूछा गया सवाल है कि पहले 2016 में ये चेंज कर दिया गया कि पहले जो है ना हम जिससे विकलांग बोलते थे, अब दिव्यांग बोलते हैं। तो हो सकता है इसको शारीरिक निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से हम पता लगाते हैं उस चीज़ को। निदानात्मक शिक्षण की उद्देश्य की बात किया जाए तो उसे हम देख लेते हैं एक बार। गणित संबंधी कमजोरियों एवं विशेषताओं का पता लगाना, ये मेरा उद्देश्य है।
पिछड़े बालकों का पहचान करना। इसके बाद गणित विषय की अध्यापन प्रक्रिया में उपचार करना, सही बात है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, निदान करेंगे तो उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी करेंगे। गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना तथा बाल केंद्रित बनाना। हम बच्चों के अकॉर्डिंग जो है ना आप सिलेबस चेंज करेंगे या मेथड चेंज करेंगे, तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन करना, ये भी हो सकता है। छात्रों की कमी एवं अच्छाइयों के आधार पर निर्देश देना तथा उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। मेन मेरा मकसद यही है कि उचित शिक्षण का प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण का चरण क्या है, स्टेप क्या क्या हो सकता है, ये देखते हैं। तो इसमें जो आपका स्टेप हो सकता है, समस्यात्मक बालक की पहचान करना। पहला तो ये हो गया, यह जानना कि बालक से त्रुटि कहाँ हो रही है, त्रुटि के कारण को पहचान करना और उपचार कैसे किया जाए। इसके लिए उपचार देने के बाद इस बात पर ध्यान दिया जाए कि समस्या दोबारा उत्पन्न न हो। ये सही बात है कि एक बार नहीं कहा जाता है कि आपका गलती जो है ना, गलती करना चाहिए लेकिन गलती को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, अब आ गया उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा एक शिक्षक अपने छात्रों को अधिगम संबंधी दोषों तथा कठिनाई को दूर करके उनकी गति के पद को बढ़ाने का प्रयास करता है। पहले जो है ना कठिनाई को दूर करते हैं, तभी हम उसको गति ला सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत क्या क्या है देख सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत सुधारात्मक सामग्री को छात्रों की कठिनाई को दूर करने के लिए अनुसार डिजाइन करना चाहिए। एक बात और भी ध्यान रखना है, किस तरीके की कठिनाई है उस तरीके से जो है ना आपका डिजाइन करना चाहिए शिक्षण सहायक सामग्री। उपचारात्मक शिक्षण छात्रों की आयु, रुचि, योग्यता और अनुभव के अनुकूल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 5th में है और वैसा नहीं कि उसका जो है ना 10th के अनुकूल प्रश्न पूछ दिया जाए या किसी तरीके के डिजाइन किया जाए। इसके बाद अध्यापक को निदानात्मक परीक्षण के निर्माण में दक्ष होना चाहिए। यहाँ अध्यापक को कहा गया कि दक्ष होना चाहिए, बच्चे दक्ष होना चाहिए, वो नेगेटिव हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने के लिए प्रयासतः प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके बाद प्रक्रिया के समय छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय एक्टिव रखना है। सबसे ज़्यादा जो है ना एक्टिव रखना, आप ध्यान रखिएगा। बच्चा हमेशा कौन ऐसा काम कर रहा है जिसमें एक्टिव रह रहा है, आपको यही ध्यान देना है। चारों ऑप्शन में हमेशा छात्र को अपनी सफलता के संबंध में शीघ्र परिणाम मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं कि परिणाम जो है ना कभी मिल रहा है, उससे क्या है थोड़ा सा निराशा होता है। जैसे मान लीजिए आप ही को अगर सीटेट का टेस्ट दे रहे हैं तो आपको लगता होगा कि तुरंत रिजल्ट आने की उत्सुकता रहता होगा, वही बच्चा में भी रहता है। अगर बाद में आएगा तो फिर मतलब नहीं रह जाता, उत्सुकता खत्म हो जाती है। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य भी होगा तो छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाई को दोष तथा त्रुटियों को अंत करना, पहला तो ये है। छात्रों के अधिगम संबंधी दोष तथा त्रुटियों को इस प्रकार दूर करना चाहिए कि छात्रों भविष्य में दोबारा गलती न करें। छात्रों की दोषपूर्ण आदतों एवं मनोवृत्तियों को समाप्त करना चाहिए। छात्रों में गुण की आवश्यकता एवं आदत एवं कुशलता, ये सब जो है कुशलता सीखने में जो उनके द्वारा सीखी नहीं गई है उसको भी सिखाना है। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया है, गणित में कमज़ोर छात्रों को कक्षा में आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद कक्षा में उदाहरण का चयन विषय वस्तु एवं कठिनाइयों के स्तर के अनुसार होना चाहिए, सही बात है। छात्रों को कक्षा में तर्क ध्यान रखिएगा, सोचने का अवसर देना चाहिए। प्रत्येक छात्र को दोष एवं त्रुटि को व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करने, ये ज़्यादा ध्यान रखना है। व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उससे उनकी समस्याओं को दूर करने का उपाय बताना चाहिए। अगला है छोटे छोटे समूह तथा विभाजित करके उनके आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
छात्रों को क्रियाकलाप करने के लिए प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग भी करना चाहिए। समस्याओं को हल करते समय स्पष्ट तथा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, गणित अब आ गया ये चैप्टर अब खत्म हो गया। अगला चैप्टर जो है आपका एक चैप्टर है ये शिक्षण सहायक सामग्री, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। शिक्षण सहायक सामग्री किस लिए काम आता है, तो देखिए शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना रुचि लाने के लिए बच्चों को, और इसके माध्यम से ज़्यादा बच्चे सीख सकें, इन्वॉल्व हो सकें। शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से अध्यापक अपनी शिक्षा को प्रभावशाली बना सकता है। यदि अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री को नहीं प्रयोग करता तो शिक्षा क्या है, उबाऊ बन जाता है। इसका अर्थ है शिक्षा ग्रहण करने में शिक्षण सहायक सामग्री का विशेष महत्व है। शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व देख लेते हैं। पहला है ज्ञान को अस्थायीकरण, सही बात है। शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करेंगे तो ज्ञान अस्थायी होगा, इसके लिए हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा किया गया शिक्षण कम प्रभावशाली होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री से शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं, सही बात है। इसके बाद सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिक रुचिकर बनाया जा सकता है। अतः शिक्षण रुचिकर होने के कारण बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, इसलिए हम शिक्षण सहायक सामग्री यूज करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री अगर देखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री के कारण ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से आत्मसात किया जा सकता है बच्चों के द्वारा। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार हो सकता है, तो देखते हैं कौन कौन प्रकार है शिक्षण सहायक सामग्री का। पहला हो सकता है श्रव्य यानी कि ऑडियो, इसमें आ सकता है रेडियो, टेप रिकॉर्डर। दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें पुस्तकें, समाचार पत्र, शब्दकोश ये सब आएगा, जिसमें देख के पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। अगला है श्रव्य दृश्य सामग्री, दोनों रहेगा, जिसमें टेलीविजन में दोनों करते हैं, कंप्यूटर इस तरीके से रखते हैं, इटी से। गणित शिक्षण सहायक सामग्री के कुछ देखते हैं कौन कौन गणित शिक्षण सहायक सामग्री है। पहला है गिनतारा, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला गिनतारा एक गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग गणना के लिए किया जाता है। दोस्तों इसे आप ज़रूर देखिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आप यहाँ से देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे ज़रूर अच्छे से देखें। दोस्तों अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि आपको हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहता है ये सीटेट के लिए। इसका प्रयोग गणित के निम्न स्थितियों में किया जाता है, जैसे जोड़ घटाव, स्थानीय मान, यही आपको ध्यान रखना है। जोड़ घटाव और स्थानीय मान और गिनती सीखने में होता है, बस ये 4 चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद जियो बोर्ड। दोस्तों जियो बोर्ड गणितीय एक हस्त कौशल है जिसका प्रयोग ज्यामितीय आधारभूत अवधारणाओं को हेतु त्रिभुज बनाना, बहुभुज बनाना ये सब सीखते हैं। इसका प्रयोग त्रिविमीय और 2D दोनों में होता है, 2 विमीय भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से जो है ना पॉइंट बना रहता है, और इसमें जो है इस तरीके से फंसा के, रबर फंसा के जो है ना इसमें करते हैं। सिंपल बोर्ड मानिए बुलेटिन बोर्ड, जिसमें हम आप देखते होंगे किसी भी स्कूल में, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह उसमें हम चिपकाते हैं, उसी टाइप के रहता है, सेम टू सेम, जैसे यहाँ दिखाया गया है इस तरीके का, ठीक है। इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज ये भी बनाते हैं, और इसमें कोण, किनारा ये भी 2D और 3D दोनों बनाते हैं। कहीं कहीं आपको 2D ही चर्चा किया गया है, लेकिन आप देखेंगे गूगल पे या कहीं भी तो ज़्यादातर 2D और 3D दोनों हैं। इसमें रबर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 10 ग्राम, जिसका हिंदी है तंग्राम, यह एक गणितीय उपकरण है जिसमें एक वर्ग के 7 टुकड़ा काटा जाता है, जिसके अंदर 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समानांतर चतुर्भुज होता है। इसका प्रयोग द्विविमीय आकृति को पहचान करने में प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर 2D में ही काम आता है तंग्राम, और ज़्यादातर इसमें जो है ना अपनी कल्पना शक्ति से बच्चा जो है ना अलग अलग डिजाइन बना सकता है, जैसे हाथी, घोड़ा, मछली इस तरीके से बनाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, इस वर्ग को 5 भागों में डिवाइड किया गया है।
इसमें आपको जो है ना 1 2 3 4 5, इसमें आपको 5 जो है ना त्रिभुज दिख जाएगा। ठीक है, ये अच्छा से उतना नहीं बनाया गया है। इसके बाद ग्राफ पेपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ग्राफ पेपर को पूछा है, ठीक ना। ग्राफ पेपर, इसका प्रयोग 2D आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने के लिए तथा क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए, ज़्यादातर क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए पूछता है। इसका प्रयोग सांख्यिकी जो है ना आंकड़े को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग त्रिकोणमिति ज्यामिति के भी सॉल्व करने के लिए आप देखते होंगे ग्राफ 9th और 10th में सबसे ज़्यादा ग्राफ पेपर का यूज है। इसके बाद अगला है संख्या चार्ट, या इसी को कहते हैं ग्रिड पेपर। इसका प्रयोग दशमलव संख्याओं की त्रुटि विश्लेषण में किया जाता है। जो भी दशमलव संख्या है उसकी जो है ना त्रुटि विश्लेषण जो भी है, जोड़ घटाव इस तरीके से उसका किया जाता है। दशमलव संख्याओं की तुलना करने में होता है। दशमलव संख्याओं में शून्य के स्थानीय मान को महत्व को समझाने के लिए भी होता है संख्या चार्ट का, और दशमलव संख्या को लिखने के लिए भी होता है। दशमलव संख्या से रिलेटेड इसमें आएगा संख्या चार्ट में। अगला है बिंदु शीट। बिंदु शीट, इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की ठोस आकृतियों को बनाने में होता है। बिंदु शीट में सिर्फ सिंपल बिंदु रहता है, बस उसमें 3D चीज़ें बनता है। इसके बाद ज्यामिति की सममिति आकृतियों को पहचानने तथा इनका प्रयोग करने में होता है। इसका परावर्तन की अवधारणा को समझाने में भी होता है बिंदु शीट। बिंदु शीट होता कैसा है, अगर उसे आप समझना चाहते हैं तो बिंदु शीट इस तरीके से रहेगा, ठीक है, यहाँ पे, और इसमें हम 3D आकृति जो है ना बना सकते हैं। ठीक है, 3D जैसे आपको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, 3D ऐसा बन जाएगा 3D। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3D बन जाएगा। इसके बाद वृत्तीय कीट, ये समझ रहे हैं, वृत्तीय कीट जैसे इस तरीके से वृत्त है, इसमें से 1/4 निकालना है तो 1/4 रख दीजिए इसके। ठीक है, तो वृत्तीय कीट, इसका प्रयोग भिन्न की अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जाता है, परिचय देने के लिए किया जाता है और परिचय कराने के लिए किया जाता है। जैसे भिन्न का योग कराना, इसकी इकाई को समझना, आधा समझना, चौथाई समझना, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद डाइंस ब्लॉक है, सबसे ज़्यादा ये प्रयोग होता है डाइंस ब्लॉक। डाइंस ब्लॉक में आप देखे होंगे कभी कभी ऐसे जो है ना बना रहता है, और ये डाइंस ब्लॉक ऊपर से नीचे तक रहता है। इसमें 1 का बनता है, 10 का बनता है, 100 का बनता है, 1000 का बनता है। तो आप देख सकते हैं इसमें डाइंस ब्लॉक, यह एक से अधिक टुकड़ा को मिलकर बना होता है, जिसका प्रयोग भिन्न की तुलनात्मक सीखने की तथा स्थानीय मान निकालने के लिए जोड़ घटाव गुना और भिन्न की तुलना जो है ना अपने ग्राफ पेपर में भी पढ़ा है। इसके बाद चौपर या चौपर कह सकते हैं, जिसमें पैटर्न बना होता है। जैसे बेडशीट पे आप देख सकते हैं, चौसर नामक एक रेखा या गोटिया के साथ खेला जाता था। इसका प्रयोग खेल के माध्यम से पढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बाद जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग ज्यामिति, बीजगणित, कैलकुलस की सिखाने में किया जाता है या जावा भाषा में लिखा जाता है। इनके अलग प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। तो जियोजेब्रा इस बार 2022 में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे रूब्रिक्स है, तो रूब्रिक्स आपको एक पोर्टफोलियो की तरह है, उसमें सारा रिपोर्ट रहता है बच्चा का, जबकि जियोजेब्रा, ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है बच्चे को। तो जियोजेब्रा जबकि एक सॉफ्टवेयर है, आप ध्यान रखिएगा। इसी में एक सवाल है, चलिए देखते हैं। कक्षा 2 में शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों को, लंब और किनारों का परिचय देने के लिए सबसे उत्तम उपयुक्त क्या है? यह है जियोबेड। इसमें आपको 2D और 3D दोनों देखने को लिए मिल रहा है। अगला है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझने के लिए 1/100, 1/10, 1/100 से बड़ा है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सबसे उपयुक्त होगा? तो इसके लिए डाइंस ब्लॉक होगा। ठीक है, दशमलव में रहेगा तो संख्या चार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भिन्न में है तो इसलिए आपका डाइंस ब्लॉक हो जाएगा। गिन तारा नहीं हो सकता, क्योंकि गिन तारा में जो है ना आपको ज़्यादातर स्थानीय मान और गिनती सिखाया जाता है, जबकि 10/10 का वर्गाकार ग्रिड पेपर में इसमें भी चीज़ें दशमलव वाली चीज़ें सिखाई जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। एक और चैप्टर है दोस्तों, गणित में त्रुटि विश्लेषण। यहाँ से ज़्यादातर पूछा गया है 2022 में क्वेश्चन, तो आप यहाँ से भी 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ भी देख सकते हैं। इस वीडियो में 3 जो है ना आपका चैप्टर एक तरीके से ख़त्म हो रहा है।
और बिल्कुल आपको जो है ना अच्छे तरीके से आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो पूरी आपको कंठस्थ हो जाएगा। पहला है, मान लीजिए कि जोड़ घटाव है। बच्चा क्या करता है, सिंपल इस तरीके से जोड़ देता है, जैसे 7 9, ठीक है, जैसे इस तरीके से जोड़ना चाहिए। तो 7 9 16 के 6, इस तरीके से नहीं लिखेगा, घटाना है सॉरी। तो इसमें से क्या करेगा ज़्यादातर, फिर से समझा देता हूँ, देखिए जैसे बच्चा इस तरीके से 9 9 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है मान लीजिए, तो ये 7 में से 2 घटा देगा यानी कि 5 कर देगा। इसके बाद 9 में से 3 घटाएगा, इसके बाद 6 कर देगा। बच्चा जानता है कि ज़्यादा में से कम मुझे करना है। यहाँ पे वो नहीं जानता कि यहाँ हासिल लेना पड़ेगा और यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ इसमें से 1 जाएगा, तो यहाँ पे 1 का मतलब 10 जाएगा। तो ये रीग्रुपिंग नहीं जानता, तो रीग्रुपिंग सिखाना पड़ेगा। इसके बाद उसी को कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं, बच्चों को ये हल सही है या गलत घटाने के प्रति समझ को दिखलाती है, त्रुटियाँ लापरवाही या गलतियाँ नहीं दिखाती है। कहने का अर्थ है त्रुटि करे तभी भी लापरवाही नहीं कहना है। उनके पीछे कोई तर्क होता है, पहले के अनुभव के आधार पर सामान्यीकरण करता है। मेन बात है वो पहले के आधार पर जो है ना ज़्यादा में से कम घटाना सीखा है, वो सामान्यीकरण कर देता है। यह उसके काम का वास्तव में एक सकारात्मक पहलू है, परंतु उसका सामान्यीकरण गलत है। थोड़ा सामान्यीकरण करने का गलत तरीका है, ये है। बच्चों की मात्र सूत्र बता दिया जाता है। देखिए टीचर के बारे में कह रहे हैं, टीचर जो क्या है, बच्चे को मात्र सूत्र बता देता है और उनका अनुकरण करने के लिए हिदायत दी जाती है। किसी भी सवाल को करते समय बच्चों को बस यह याद करने की चाहिए चाहे उसके पीछे कोई भी तर्क हो, नहीं समझाया जाता है, इसी कारण गलती कर रहा है। इसी नियम को जो उसने सीखा है लागू करता है और छोटी संख्या बड़ी संख्या में से घटाना है, ये उसे पता रहता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो उसकी निदान क्या होना चाहिए, होना चाहिए पुनर्समूहीकरण या पुनर्वर्गीकरण कहते हैं। पुनर्वर्गीकरण किसे कहते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो जैसे यहाँ देखिए 7 8 है, अब 5 6 है। जैसे 8 और 6 कितना हुआ 14 के 4, और 1 जो है ना हासिल रहा तो 1 यहाँ जाएगा। इसी को जो है ना रीग्रुपिंग बोलते हैं या पुनर्समूहीकरण या पुनर्वर्गीकरण कहते हैं। ये तीनों एक साथ अब ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें दशमलव संख्या में भी हो सकता है। अगला देखते हैं इसको, सॉरी दशमलव संख्या को जो है ना अगर आपको यूज करना है, जोड़ घटाव गलती कर रहा है बच्चा, तो कैसे करेंगे, तो ये ग्रीड पेपर के माध्यम से कर सकते हैं। किसके, ग्रीड पेपर या इसको ग्रीड पेपर कह लीजिए। इसके बाद संख्या चार्ट के माध्यम से हम उपचार कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ संख्या चार्ट या ग्रीड पेपर के माध्यम से दशमलव संख्या को दूर किया जा सकता है। भिन्न का भी कभी कभी होता है, भिन्न का भी गलती कर लेता है। जैसे बच्चा 2 + 3 है या +5 + 6 है, इसे ऐड करता है, ये 2 और 5 को ऐड कर देता है, 2 5 7 कर लेता है, या बच्चे 3 और 6 को नीचे कर लेता है 9। ये क्यों गलती कर रहा है ये देखना है। चलिए इसके बाद भिन्न को जोड़ते समय इस तरीके का गलती सामान्य गलतियाँ हैं, जो हर को हर से जोड़ देता है, अंश को अंश से जोड़ देता है। उपचारात्मक क्या है, संख्याओं के लघुत्तम संख्या की अवधारणा को सिखाना तथा स्थानीय मान को अवधारणा को सिखाना। 2 बात हम सिखाएंगे, एक तो लघुत्तम महत्तम सिखाएंगे, एक स्थानीय मान सिखाएंगे, और ये बच्चा सीख जाएगा। इसके बाद पुनर्वर्गीकरण जो इससे पहले बताए थे, उसका मतलब है 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्याओं को साथ जोड़ा या घटाया जाए, ऐसे क्रियाओं के दौरान उसे समूह बनाते हैं। इस प्रक्रिया को समूहीकरण या वर्गीकरण कहते हैं। जब स्थानीय मान के कॉलम में 2 अंकों का योग 9 से अधिक होता है तो हम उसे पुनर्वर्गीकरण या समूहीकरण करते हैं। ये आपको पहले से बता दिया गया है। एक और चीज़ आती है प्रतिकारी या क्षतिपूर्ति या प्रतिकारी प्रतिपूर्ति क्षतिपूरण, ये सब चीज़ें आता है। इसका मतलब होता है कंपनसेशन। जैसे कभी कभी आपको से पूछा जाता है 32 + 34 जोड़िए, तो आप क्या करते हैं कि पहले 30 जोड़ लेते हैं और फिर लास्ट में 4 और 2 जोड़ लेते हैं। तो ये क्या है, कंपनसेशन करना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है, ठीक है। तो वो इसी को कहते हैं। जैसे यहाँ पे कभी कभी पूछा होगा, यह एक मानसिक गणित रणनीति है जहाँ पे समान अंतर बनाए रखने के लिए एक संख्या को जोड़ते हैं और दूसरी संख्या से घटाया जाता है। इस विधि को प्रतिकारी करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिखाया गया है, जैसे आपको मान लीजिए 35 + 49 है, अगर ये सिखाया जाता है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसे 49 नहीं, इसे 50 मान के चलेंगे और इसे एक कम कर लेंगे, 34 मान के चलेंगे। अब आसान हो जाएगा,
अब 50 से तो ज़्यादा हो गया है, ये जब कम कर दिया है, 50 + 30 जोड़ेंगे 80, 80 या 4 84 हो जाएगा। तो ये सब कहलाता है कॉम्पनसेशन या प्रतिकारी विधि कहलाता है। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।